हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग फिर से जो केडी पब्लिकेशन का बुक है नीतू मैम का, उसमें से जो वर्ब का चैप्टर है उससे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें से हम लोग 24 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। क्लियर है? बाकी का जो क्वेश्चंस रह गया था वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद होगा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो भी उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्लास आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप अटेंड कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, नीड, और यही वर्ड यहां पे भी यूज हुआ है, नीड नॉट। तो हम लोग ना इस नीड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो नीड है ये कई बार क्या होता है, ये नीड कई बार हमारा वर्ब होता है और यही नीड कई बार हमारा मॉडल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये नीड कब वर्ब होता है और कब मॉडल होता है। तो देखिए अगर आप नीड का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नीड का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, इस तरह से नीड नॉट, या फिर हम लोग नीड को इस तरह से यूज करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नीड आई, नीड यू, नीड ही, नीड सी, इस तरह से, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये हमारा मॉडल हो जाता है। अब अगर हमारा नीड मॉडल हो तो जो हम इसके बाद वर्ब यूज करेंगे उसे हमें यूज करने होंगे बेस फॉर्म में, बेयर इंफिनिटिव फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना। लेकिन अगर नीड हमारा वर्ब हो, इसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे उसे हम लिखेंगे फुल इंफिनिटिव फॉर्म में। फुल इंफिनिटिव फॉर्म कहने का मतलब टू के साथ हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब अगर ये बात आप समझ गए तो यहां पे देखते हैं, यहां पे नीड जो है ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। अगर ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इसके बाद जो हम लोगों ने टू वर्क लिखा है फुल इंफिनिटिव फॉर्म में, ये हमारा सही हो गया। लेकिन यहां पे आप देखिए हमने यहां पे नीड नॉट लिखा है, इसका मतलब यहां पे ये मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो हम लोग जो मॉडल के बाद वर्ब यूज करेंगे उसे हम लोग लिखेंगे बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में। बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये टू हमें यहां से हटाने होंगे और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब यहां पे देखिए एक मॉडल यूज हुआ है, यहां पे एक मॉडल यूज हुआ है वुड। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग कोई मॉडल का यूज करें, जैसे हम लोग किसी भी मॉडल का यूज करें, क्लियर है, कोई भी मॉडल का यूज करें, जैसे हम लोग विल लिखें, कैन लिखें, शुड लिख दें, वुड लिख दें, किसी भी मॉडल के बाद हम लोग जब वर्ब को लिखते हैं तो वो हमारा बेस फॉर्म में होना चाहिए, बेस फॉर्म।
अब यहां पे आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो वुड मॉडल के बाद ये जो ब्रॉक लिखा हुआ है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये हमसे गलती हो गया। हमें यहां पे क्लियर है ब्रॉक का बेस फॉर्म लिखने हैं ब्रेक, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, सी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन सी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। अब यहां पे देखिए, यहां पे इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो एक मॉडल यूज हुआ है मे का यूज हम लोग करते हैं विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो इस सेंटेंस में जो मे मॉडल का यूज हुआ है वो एक प्रेयर के लिए यूज हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में कहानी यह है कि यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है, ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है। और यहां से आप देखिएगा दैट के बाद जो लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस का सबोनेटिंग क्लॉज है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर किसी सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट में हो तो हमारा जो सबोनेटिंग क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है उसे भी हमें पास्ट में लिखना होता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में चेंज करेंगे तो यहां पे मे को हटा करके मे के पास्ट के रूप में हम माइट का यूज करेंगे, और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। अब यहां पे एक मॉडल यूज हुआ है मस्ट, ठीक है। मस्ट का यूज हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, अजम्पशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। क्लियर है? लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चाहे हम लोग कोई भी मॉडल का यूज करें, किसी भी मॉडल का यूज करें, क्लियर है, चाहे विल यूज कीजिए, चाहे शाइल यूज कीजिए, कैन यूज कीजिए, कुड यूज कीजिए, मे यूज कीजिए, माइट यूज कीजिए। क्लियर है? किसी भी मॉडल का आप यूज कीजिए, हमें मॉडल के बाद जो वर्ब हम वर्ब लिखते हैं वो हमारा बेस फॉर्म में होना चाहिए, बेस फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म में होना चाहिए, और वो बेस फॉर्म क्लियर है बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में होना चाहिए, बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव मतलब बिना टू का हमें लिखना होता है। अब आप यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए, मस्ट नॉट के बाद क्लियर है ये टू लिख दिया है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, इसे हमें हटाने होंगे और सीधा हमें सेंटेंस को लिखना होगा। क्लियर है? रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। अब इस सेंटेंस में यहां पे एक मॉडल यूज हुआ है शुड, ठीक है, और इस सेंटेंस में ये जो शुड है ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये बी है, ये भी हमारा इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो रिसाइकल है ये हमारा हो गया मेन वर्ब। चलिए अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है वेस्ट मटेरियल। अब ये जो सब्जेक्ट है ना ये डूअर सब्जेक्ट नहीं है, ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है, नॉन डूअर सब्जेक्ट।
अब अगर ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है तो सेंटेंस को हमें पैसिव फॉर्म में लिखने होंगे। किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पे हमें बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पे हमें बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। अब आप यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा बी के साथ यहां पे जो वर्ब यूज हुआ है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें इसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखना होगा इस तरह से, रिसाइकल्ड। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफ्लाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। अब यहां पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा एक मॉडल यूज हुआ है कैन नॉट, और साथ ही साथ एक एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुआ है बी एबल टू। इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैन जो है ये एक मॉडल है, कैन जो है ये एक मॉडल है, और हम लोग इसका यूज करते हैं, क्लियर है, प्रेजेंट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी। इसी तरह से जब हम बी के साथ एबल टू लिखते हैं, बी के साथ हम एबल टू लिखते हैं तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और इसका भी यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी। इस हिसाब से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे हम लोग कैन नॉट और बी एबल टू को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कैन नॉट और बी एबल टू को एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे तो यहां पे जो बी एबल टू लिखा हुआ है इसे सिंपली हटा दीजिए, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन इंसेफ्लाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। अब यहां पे देखिए एक मॉडल का यूज हुआ है मे। हम लोग मे मॉडल का यूज करते हैं अजम्पशन के लिए या फिर गेस करने के लिए, लेकिन वो अजम्पशन या गेस जो होता है वो हमारा प्रेजेंट का होता है। लेकिन आप अगर सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो अजम्पशन है, ये जो गेस है, ये प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट का है। कैसे हमें पता चला पास्ट का है? तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है यस्टरडे। इसका मतलब कि ये जो अजम्पशन है वो पास्ट का अजम्पशन है। अगर पास्ट का अजम्पशन है तो हम मे नहीं लिख पाएंगे। मे के पास्ट के रूप में एक मॉडल यूज होता है माइट, तो हम उसका यूज करेंगे माइट। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, द पुलिस थिंक दैट ही माइट बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। He may live long, he said, mother prayed। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो एक मॉडल यूज हुआ है मे। अब ये जो मे मॉडल है इसका यूज हम लोग करते हैं विश के लिए, प्रेयर के लिए, ब्लेसिंग के लिए, कर्स के लिए। तो अब आप इस हिसाब से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जो मे मॉडल यूज हुआ है वो एक प्रेयर के लिए यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए था। लेकिन इस सेंटेंस में आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो ही सेड मदर प्रेड लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है, और यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस का सबोर्डिनेटिंग क्लॉज है।
अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट में लिखा हुआ हो तो हमारा जो सबोर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है उसे भी पास्ट में लिखना होगा। इस सेंटेंस का मेन क्लॉज देखिए पास्ट में लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से वो हमारा मे जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें मे के पास्ट के रूप में एक मॉडल यूज होता है माइट, वो यूज करने होंगे और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, ही माइट लीव लॉन्ग हिज सेड मदर प्रेड, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। He returned the purse though he could keep it very easily। अब यहां पे देखिए एक मॉडल यूज हुआ है हमारा could, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम could मॉडल का यूज तब भी कर लेते हैं जब हमें यह बताना हो somebody was able to do something, कि कोई किसी चीज को कर सकता था बट एक्चुअली डिडंट, लेकिन वह किया नहीं। अब अगर हमें कभी कुड मॉडल के थ्रू यह बताना हो कि कोई किसी चीज को कर सकता था लेकिन वह किया नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुड के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे यही बात हो रहा है। ही रिटर्न द पर्स, वह पर्स लौटा दिया, दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली, हालांकि वह इसे आसानी से रख सकता था। क्लियर है? तो यहां पे इस सिचुएशन में हम कुड के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड हैव केप्ट इट वेरी इजीली, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। When you were young, you ought to learn good habits। अब यहां पे देखिए एक मॉडल यूज हुआ है ought to, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम लोग could मॉडल का यूज कई बार ये बताने के लिए कर लेते हैं कि कोई किसी काम को कर सकता था लेकिन उसने कोशिश नहीं किया, उसी तरह से ought to मॉडल का भी यूज हम लोग ये बताने के लिए कर लेते हैं कि somebody was able to do something, कोई किसी चीज को कर सकता था बट ही डिडंट ट्राई, लेकिन उसने कोशिश नहीं किया। और जब हम लोग ought to मॉडल के थ्रू ये एक्सप्रेस करते हैं कि कोई किसी चीज को कर सकता था लेकिन उसने कोशिश नहीं किया, तो हम लोग कुड मॉडल की तरह ought to के साथ भी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे यही बात हो रहा है। When you were young, जब आप छोटा थे, you ought to learn good habit, आपको अच्छी आदतें सीख लेना चाहिए था, लेकिन आपने कोशिश नहीं किया। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम यहां पे ought to के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, When you were young, you ought to have learned good habits, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। If you get good marks, I shall happy as much as you। अब इस सेंटेंस में आप देखिए तो यहां पे एक मॉडल यूज हुआ है shall, इसे समझते हैं। कई बार हम लोग will और shall मॉडल का यूज ओपन कंडीशनल बनाने के लिए भी करते हैं। ओपन कंडीशनल, अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो ये एक ओपन कंडीशनल है। कैसे ओपन कंडीशनल है? यहां पे देखिए,
क्लियर है? यहां पे देखिए ये जो लिखा हुआ है इफ यू गेट गुड मार्क्स, क्लियर है? इस सेंटेंस का ये हमारा हो गया इफ क्लॉज। और यहां से जो लिखा हुआ है आई शैल हैप्पी एज मच एज यू आर, ये इस सेंटेंस का हो गया मेन क्लॉज। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम ओपन कंडीशनल बनाते हैं तो वहां पे हम लोग मेन क्लॉज को फ्यूचर टेंस में लिखते हैं और जो हमारा इफ क्लॉज होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। यहां पे ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में तो है, लेकिन इसमें जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेकिन सही से नहीं लिखा हुआ है। कैसे नहीं लिखा हुआ है? यहां पे ये जो शैल मॉडल यूज हुआ है इसके बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना था, लेकिन ये जो हैप्पी है ये एडजेक्टिव है, तो हमें क्या करना होगा, इसके पहले बी की फॉर्म लिखने होंगे, क्लियर है? वो भी बेस फॉर्म में। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल बी हैप्पी एज मच एज यू, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वी आउट टू ऑनेस्ट इन आर डीलिंग्स। अब यहां पे देखिए एक मॉडल यूज हुआ आउट टू। अब हम लोग कोई भी मॉडल का यूज करेंगे, कोई भी मॉडल का यूज करें हम लोग, चाहे विल यूज कीजिए, शैल यूज कीजिए, कैन, कुड, शुड, आउट टू, किसी भी मॉडल का यूज कीजिए। मॉडल के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म लिखने होते हैं, बेस फॉर्म। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे आउट टू मॉडल के बाद कोई वर्ब ही नहीं लिखा। ये जो ऑनेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्लियर है? अब हमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए ये जो ऑनेस्ट है इसके पहले हमें बी की फॉर्म लिखने होंगे, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, वी आउट टू बी ऑनेस्ट इन आर डीलिंग्स, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज वेरी कॉल्ड हियर आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथ्स बट आई डिड। अब यहां पे फिर से हमारा सेम तरह का सिचुएशंस आ गया। यहां पे देखिए ये शुड मॉडल का यूज हुआ है, इसको समझते हैं। जिस तरह से हम लोग कुड और आउट टू मॉडल का यूज ये एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर लेते हैं कि कोई किसी चीज को कर सकता था लेकिन उसने कोशिश नहीं किया या फिर किया ही नहीं, उसी तरह से हम लोग शुड मॉडल का यूज तब भी कर लेते हैं जब हमें यह बताना हो कि somebody was able to do something, कि कोई किसी चीज को कर सकता था बट एक्चुअली he didn't, लेकिन उसने किया ही नहीं। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहां पे वही बात हो रहा है। इट इज वेरी कॉल्ड हियर, यहां बहुत ठंड है। आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथ्स, मुझे अपने वूलन क्लॉथ्स लेकर के आना चाहिए था बट आई डिड। अब अगर हम शुड मॉडल का यूज ये एक्सप्रेस करने के लिए करें कि कोई किसी चीज को कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, तो जिस तरह से हम लोग कुड और आउट टू मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसी तरह से हमें यहां पे शुड के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, इट इज वेरी कॉल्ड हियर आई शुड हैव ब्राउट, आई शुड हैव ब्राउट माई वूलन क्लॉथ्स बट आई डिड, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। अब यहां पे देखिए यहां पे एक मॉडल यूज हुआ है हमारा यूज टू, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये जो यूज टू है ये कई बार हमारा मॉडल होता है और कई बार ये हमारा एडजेक्टिव होता है। अब कब ये मॉडल होता है कब एडजेक्टिव होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब यूज टू मॉडल होता है, यूज टू जब मॉडल होता है तो तब हम लोग इसका यूज करते हैं पास्ट के रेगुलर एक्शंस के लिए, पास्ट के रेगुलर एक्शंस के लिए। लेकिन कई बार यूज टू में ये जो यूज्ड है, यूज्ड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और तब इसका मतलब हो जाता है अकस्टम टू। अब अगर यूज टू में ये यूज जो है अगर ये एडजेक्टिव हो तो ये जो टू है ये हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अगर वर्ब को कभी ऑब्जेक्ट बना करके लिखना हो तो हमें उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना होता है, ये हमें ध्यान रखने हैं। अब अगर ये बात समझ आ गया तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि यूज्ड टू लिखा हुआ है, ये मॉडल है कि एडजेक्टिव है। तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये यूज्ड टू मॉडल नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो आर लिखा हुआ है ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, इस हिसाब से ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है। और अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना होगा। क्लियर है? क्लियर है? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस हिसाब से ये जो गेट लिखा हुआ है ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा गेटिंग। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है इन्वेंटेड, इसे समझते हैं। ये देखिए ये जो इन्वेंट है ये एक वर्ब है, इन्वेंट ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू फॉर्म, बनाना, आविष्कार करना। लेकिन इसी तरह का मिलता जुलता एक और वर्ड होता है डिस्कवर, यह भी एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू एक्सप्लोर, टू एक्सप्लोर, खोज करना। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने अमेरिका को बनाया नहीं है, हम लोगों ने अमेरिका की खोज की है। तो ये जो हमारा इन्वेंटेड लिखा हुआ है ये हमारा रॉन्ग हो गया, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा डिस्कवर्ड। और इस तरह से इस सेंटेंस को हमें सही करने होंगे। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु डिस्कवर्ड अमेरिका, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे एक मॉडल यूज हुआ माइट। माइट, हम लोग माइट मॉडल का यूज करते हैं लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए। माइट मॉडल का यूज हम लोग करते हैं लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए। लेकिन चाहे मॉडल कोई भी हो, क्लियर है, कोई भी हो, विल हो, शैल, कैन, कुड, मे, माइट,
कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना पड़ता है, बेस फॉर्म। लेकिन आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे मॉडल के बाद कोई वर्ब यूज ही नहीं हुआ है। कैसे? ये देखिए, ये जो ट्रू है ना, ये एक एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब हमें इस एडजेक्टिव के पहले, क्लियर है, वर्ब लिखने होंगे। एडजेक्टिव से पहले जब भी हम वर्ब लिखते हैं तो हमें बी की फॉर्म लिखना होता है। बी की फॉर्म को हम बेस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें लिखना होगा बी। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, आई थिंक द न्यूज माइट बी ट्रू, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में ये जो दैट है ना, ये एक कंजक्शन है, और यहां पे दो सेंटेंस एक साथ यूज हुआ है। देखिए, वेरी सून आई रियलाइज्ड, ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है। दैट ही इज एट फॉल्ट, ये इस सेंटेंस का सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर किसी सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट में हो तो जो सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है उसे भी पास्ट में लिखना होता है। अब आप इस सेंटेंस का मेन क्लॉज देखिएगा तो आपको पता चलेगा पास्ट में है, तो इस हिसाब से हमें इसका जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इसे भी पास्ट में लिखना होगा। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में लिखेंगे तो इज नहीं लिख पाएंगे, इज की जगह पे लिखना होगा वाज। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही वाज एट फॉल्ट, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंस यूज हुआ है एक साथ। यहां पे ये जो एंड है ये एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस यहां से यहां तक है और एक सेंटेंस जो है यहां से यहां तक है। अब इस सेंटेंस में आप गौर से देखिएगा तो ये जो यू है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो है ये हमारा वर्ब है, और ये जो नाइदर लिखा हुआ है ये हमारा नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब को पहले यूज कर ले, नेगेटिव एडवर्ब को अगर हम लोग पहले यूज कर ले तो सेंटेंस को हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखने होते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब हो गया पहले हम लोग वर्ब लिखेंगे फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। इस हिसाब से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यू है और वर्ब जो है वो वाज है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि यू के साथ वाज का यूज नहीं होता है, यू के साथ वर का यूज होता है। यहां पे हमें लिखने पड़ेंगे वर, और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वर यू, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो आर रिक्वायर्ड है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब हो गया। और इस सेंटेंस में ये जो नो डिसिप्लिनरी एक्शन लिखा हुआ है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अब आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जो नो डिसिप्लिनरी एक्शन लिखा हुआ है जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका नंबर सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लिखने होंगे। वर्ब को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर नहीं लिख पाएंगे, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा इज। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड
टू बी टेकन, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है इज सिचुएटिंग। इसमें ये जो इज है ये एक्चुअल में बी की फॉर्म है। अब बी की जो फॉर्म होता है इसको हम कई बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और कई बार ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है। अगर हम लोग बी या उसकी फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म तब आएगा जब हमें सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस बना करके लिखने हो। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम तब लिख पाएंगे जब हमें सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लिखना हो। लेकिन अगर बी को हम एज अ मेन वर्ब यूज करें तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने होते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो कोई एडजेक्टिव होता है या कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाने हैं, बल्कि यहां पे इस इज के बाद एक कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। सिचुएटिंग को अगर हम कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखेंगे तो इसे वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में लिखना होगा, सिचुएटेड। और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Owing to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean। अब यहां पे देखिए एक वर्ब यूज हुआ है ड्रॉन। इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक वर्ब हमारा है ड्रॉन, इसका मतलब होता है डूबना, ये एक वर्ब होता है। लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब हम पर्सन की बात करें। एक और हमारा वर्ब होता है सिंक, इसका मतलब भी होता है डूब जाना, यह भी हमारा वर्ब होता है। लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी थिंग की बात करें। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां पे शिप के डूबने की बात हो रहा है। अगर शिप के डूबने की बात हो रहा है तो ये जो हमारा ड्रॉन है ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहां पे लिखने होंगे सिंक। सिंक को सिंक का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा सैंक। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, ओविंग टू द हैवी रेन्स द शिप सैंक इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। अब आप इस सेंटेंस को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक सेमी क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस है। सेमी क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब जब भी हम लोग सेमी क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं तो वहां पे इफ क्लॉज को हम लोग पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं, और जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसमें हम लोग वुड मॉडल का यूज करते हैं। अब आप इस सेंटेंस में गौर से देखिए तो हमारा जो इफ क्लॉज है उसमें ये जो वर यूज हुआ है, ये हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये हमारा सही है। जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसमें हम लोग वुड मॉडल का यूज करते हैं। यहां पे आप गौर से देखिए तो यहां पे वुड मॉडल का यूज नहीं हुआ है, ये हमारा रॉन्ग हो गया।
इसे हटाइए और यहां पे लिखिए वुड। और हमें इस सेंटेंस को इस तरह से सही करने होंगे, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू वुड ड्राउन इन योर स्वेट। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हमारा जो टोटल क्वेश्चंस था वो अब कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से और भी चैप्टर्स है उनके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ला सकूं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।